सलोनी की रिस्ट वॉच पर जैसे ही नजर पड़ी, उफ, मुझे आज फिर से देर हो गई। कार्यालय में कल नए बॉस का आगमन हो रहा है, अतः सारे पेंडिंग काम कल जल्दी ऑफिस पहुंचकर अपडेट कर लूंगी। अब मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहिए। गुड्डी और अवी के साथ माँ परेशान हो रही होंगी। नीरज तो पता नहीं अभी घर लौटे भी हैं या नहीं। मन ही मन में सोच विचार करती सलोनी ने अपनी मेज पर रखा कंप्यूटर ऑफ किया और तेजी से कार्यालय से बाहर निकल आई। लंबे लंबे डग भरते हुए 5 मिनट में वह बस स्टॉप पर आ पहुंची। चूंकि लोकल ट्रेन अभी आई नहीं थी, अतः वह भी सामने प्रतीक्षारत लगी लाइन में सबसे पीछे क्रम में जाकर खड़ी हो गई। अचानक उसकी नजर अपने से आगे खड़े नवयुवक पर पड़ी। वह गोरे वर्ण का लंबा गठीला बदन, सुंदर सुदर्शन देखने में हंसमुख सजीला नवयुवक अपनी गर्दन घुमाकर उसे ही पहचानने का प्रयास कर रहा था। उससे नजरें मिलते ही सलोनी को भी वह सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। सलोनी उस नवयुवक को देखकर पहचानने के उद्देश्य से सोच विचार में गुम थी कि अचानक दोनों की नजरें आपस में टकराई तो उसकी ओर देखकर वह हौले से मुस्कुराया। युवक की मुस्कान भरी प्रतिक्रिया देखकर उसने सकपकाकर नजरें दूसरी ओर घुमा ली। माफ कीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका नाम सलोनी है ना? युवक ने पहचानने का उपक्रम करते हुए नम्रता के साथ सलोनी से पूछ लिया। युवक की बात सुनकर सलोनी चौंकते हुए बोली, हाँ जी मिस्टर, मेरा नाम सलोनी है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। सलोनी के चेहरे पर अनजान चेहरे को पहचानने के कई रंग भाव उभरे और जल्दी ही विलुप्त हो गए। दरअसल हमारी मुलाकात करीब 18-20 वर्षों बाद हो रही है, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं रही। अच्छा, लेकिन वो कैसे? कौन है आप? सलोनी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछ लिया। लगता है कि आप अभी तक इस नाचीज को पहचान नहीं पाई। हम भूले बिसरे गीतों में छिपी कहानी कहीं। युवक ने शायराना अंदाज में मुस्कुराते हुए यह बात ऐसे कही कि ना चाहते हुए भी सलोनी के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। अच्छा, शायद आपको याद होगा कि कानपुर के संत विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय में 9th क्लास में एक लड़का कमल आपकी कक्षा में साथ में पढ़ता था, लेकिन उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, जिसके कारण उसे कानपुर शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित होना पड़ा था। अरे हाँ, वो पढ़ाकू प्रजाति का कविकुल कमल। क्या सुंदर कविताएं लिखता था वो। आज भी जहन में उसकी कुछ कविताओं की यादें ताजा हैं। अब जान पहचान पर अभिमत की मुहर लगाते हुए खुले अंदाज में सलोनी खिलखिलाकर बोली। उसके खूबसूरत पढ़ने वाले अंदाज को सुनने की खातिर कविता लिखवाने को कितनी लड़कियां उसके आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी, पर वो पढ़ाकू आसानी से किसी को घास नहीं डालता था। हाँ, बहुत खूब, सही पहचाना आपने। हाँ तो मैडम सलोनी जी, मैं गुले गुलजार, खिलता आफताब, खुश मिजाज, दिले बेताब, आपका वही नाचीज कमल हूँ। कमल ने शब्दों को शायराना अंदाज में ढालकर अलग अंदाज में अपने परिचय से रूबरू करवाया। किशोर वय में सलोनी पर दिलो जान से मर मिटने वाले कमल से उसका इस तरह से परिचय होगा, ऐसा सलोनी ने कभी भी नहीं सोचा था। अतः उसके शरीर में करंट मिश्रित मीठी झुरझुरी सी दौड़ गई। फिलहाल तो घर पहुंचने में देरी हो जाने की चिंता में घुलते हुए, फिर जल्दी ही मिलने का वादा करते हुए दोनों ने अपने अपने घर की राह पकड़ी। अचानक हुए मिलन की इस बेतकल्लुफ आपाधापी में वे दोनों ही एक दूसरे का फोन नंबर भी लेना भूल गए। अगले दिन सलोनी ऑफिस में पहुंचकर कंप्यूटर ऑन करके कार्यसूची को अपडेट कर रही थी कि तभी चपरासी ने बताया कि बॉस केबिन में आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। कहते हुए चपरासी के पीछे पीछे सलोनी फाइल हाथ में पकड़े बॉस के केबिन में प्रवेश किया। May I come in, sir? Yes, come in. सलोनी को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन बॉस की कुर्सी की पीठ उसकी ओर होने के कारण वह बॉस का चेहरा नहीं देख सकी। तभी यकायक बिजली की तेजी से बॉस ने अपनी कुर्सी उसके चेहरे की ओर घुमाई तो अपने सामने मुस्कुराते हुए खूबसूरत कमल का सुदर्शन चेहरा देखकर वह खुशी से चहक उठी। अचानक तेजी से बदलते घटनाक्रम के कारण खुशी और सरप्राइज दोनों का एहसास उसे एक साथ हुआ।
अतः हकलाहट में उसके मुंह से बोल नहीं निकल सके। अरे कमल सर, आप बॉस? जी सलोनी जी, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज डियर? कहते हुए कमल के सुंदर मुख पर करीने से तराशी हुई बारीक मूंछों की पंक्ति के नीचे पतले सुर्ख होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खेलने लगी। सलोनी की मुखड़े पर चमकती धूप सी स्वर्णिम मुस्कान खिली और जल्दी ही विलीन हो गई। फिलहाल दोनों ने काम करने को तवज्जो देते हुए कार्य की बारीकियों पर विचार का आदान प्रदान किया। साथ ही रविवार को दोपहर में लंच साथ करने और मीटिंग की प्लानिंग भी कर ली। घर और कार्यालय दोनों स्थानों पर काम के बोझ तले दबी सलोनी के चिड़चिड़े मुखड़े पर अब चमकती मुस्कान खेलने लगी थी। इसी कारण घर का वातावरण बहुत खुशनुमा रहने लगा था। सलोनी की सासू माँ और नीरज ने भी घर का वातावरण खुशनुमा देखकर सलोनी को थोड़ी बहुत देर सवेर से घर पहुंचने पर टोका टाकी करना या कुछ कहना छोड़ दिया था। कमल और सलोनी की मुलाकातें खूब रंग ला रही थी। खूबसूरत लावण्यमयी सलोनी जब हैंडसम कमल के साथ होती तो उत्साह और उमंग से लबरेज उसकी आंखों से खुशियों की फुलझड़ियां छूटने लगती। दोपहर का भोजन वे अक्सर साथ ही करते। मस्ती मजाक के बीच रूठना, मनाना और मनपसंद उपहारों का आदान प्रदान भी होने लगा था। देखते ही देखते साल भर बादलों की मानिंद पंख लगाकर उड़ गया था। ऑफिस में सहकर्मी साथियों के बीच दोनों के नाम की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी थी। सलोनी को साथी सहकर्मी घटिया मानसिकता की महिला समझने लगे। 2 बच्चों की मां सलोनी अपने सुखी विवाहित जीवन में खुद आग लगा रही थी। महिला साथी सहकर्मी कनखियों से उसे आता देखकर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट जब उसकी ओर फेंकती तो सलोनी मन ही मन जल भुन जाती। साथी सहकर्मियों के द्विअर्थी संवादों से लिपटे जुमले उसके कानों में पिघले शीशे की मानिंद गूंजने लगते। ये सब सहकर्मी साथी बॉस के नाराज हो जाने के भय से सलोनी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उन लोगों की घटिया सोच की दबी दबी मुस्कुराहट और बातों को ध्यान से सुनकर सलोनी बहुत कुछ सोचने और समझने लगी थी। अतः कभी कभी उसका मन नीरज और कमल के बीच डांवाडोल हो जाता। उसकी आंखों के सामने उन दोनों के चेहरे आपस में गड़मड़ जाते। अंतर्द्वंद से बाहर निकलने के प्रयास में जब वो उन दोनों की मध्य तुलना करती तो उसे नीरज गृहस्थी का बोझ उठाता एक सांवले रंग का सामान्य कदकाठी का पुरुष नजर आता, जो पति के दंभ से भरा उबाऊ और अहंकारी पुरुष लगता, जिसने मर्दानगी के रोब में उसके मन की गहराइयों के बीच धड़कते हुए दिल की खुशियों की कभी परवाह ही नहीं की। उसे अपने काम और बस काम से प्यार था। उसे स्त्री के मन से अधिक तन के साथ शगल करने की अधिक जरूरत थी। वहीं कमल उसके मन में दबी छिपी अनेक सतहों को पार करता हुआ अब उसके दिल का करार बन गया था। स्वच्छंद प्रकृति का भंवरे सरीखा कमल गुन गुन करता उसके आसपास मंडराता रहता। वह गुलाब के फूल सरीखा हमेशा तरोताजा और खिला खिला लगता था। अपनी सुंदरता की सारी खुशबुएं उसकी एक मुस्कान की खातिर लुटाना चाहता था। उसकी मनमोहक बातें सुनकर उसका हृदय छलकने लगता, जैसे भरपेट जलेबी खाने के बाद मन उसी रस को बार बार पीने की चाहत करता है। गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबी रस का भरपूर स्वाद लेकर जीवा देर तक उस रस के आस्वादन में डूबी रहती है। उसी प्रकार उसके रूप सौंदर्य के रस में गढ़कर कमल ऐसी शायरी सुनाता कि सलोनी का मन निहाल होकर दिल जान से निसार हो जाता। वह भी उसके सीने से लिपटकर हंसना और रोना चाहती थी। कमल उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सब जानता था, अतः उसने दोनों के बीच की मर्यादा रेखा को पार करने के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की थी। वह तो सलोनी के जीवन के सुख दुख भरे पलों की उलझनों को सुलझाते हुए अपनी मनमोहक लच्छेदार बातों से उसे कुछ पल के लिए हर्ष और उल्लास से भरे परी लोक जैसे सुखद कल्पना लोक में पहुंचा देता था। सलोनी को पूरी तरह अपने प्रेम पाश के जाल में फंसाकर अब कमल उससे शारीरिक नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास करने लगा। आज उसने सलोनी के साथ शहर से दूर 3 दिन का टूर कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव रखा था। कमल के टूर कार्यक्रम के पीछे छिपी शारीरिक सुख प्रस्ताव की भावना जानकर सलोनी जैसे सोते से जागी। आज कमल के दोहरे व्यक्तित्व से उसका सामना हुआ। कमल के सुखद मुस्कान भरे सुंदर चेहरे के पीछे छिपी कुत्सित मानसिकता से आज वह बहुत असहज हो उठी थी।
तो क्या कमल की सोच भी अन्य मर्दों की जैसी है? कमल को भी उसके साथ से उत्पन्न मानसिक सुख नहीं चाहिए, वरन उसे भी उसके शारीरिक संबंध का इस्तेमाल चाहिए। इस दुनिया में औरत और मर्द का रिश्ता केवल शरीर तक ही सीमित क्यों होता है? एक अच्छा साथी पुरुष महिला मित्र के लिए शरीर की जरूरतों से ऊपर उठकर मन के भावनाओं के अनुरूप सामंजस्य क्यों नहीं रख सकता? मन और आत्मा से निसार जब एक स्त्री सच्चे आत्मिक रिश्ते निभाने के लिए समर्पित होती है, तो खुदगर्ज मर्द शरीर की भाषा से ऊपर उठकर आत्मिक भाषा क्यों नहीं समझते? सोचते सोचते उसका दिमाग सुन्न सा होने लगा। अब इस रिश्ते को बरकरार रखने और आगे बढ़ने से अन्य नजदीकी परिस्थितियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और शायद तब तक मेरे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। घर पहुंचकर काम निपटाते हुए आज सलोनी का दिल दिमाग अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के साथ लाड़ मनोहार करके खाना खिलाने से अधिक कमल के हाव भाव की सोचों में गुम था। यदि नीरज को सब पता चल गया तो दो कश्ती पर सवारी करने वाले व्यक्ति कभी तैरकर पार नहीं होते, वरन डूबना ही उनकी नियति होता है। सलोनी, तू भी तो दो नावों पर सवार है। आखिर सच्चाई से वह कब तक मोह छिपा सकती है? मन में निरंतर चलते विचार क्रम से व्यथित बेकल होकर वह पसीने पसीने हो गई और बाहर बालकनी में निकलकर लंबी गहरी सांसें लेने लगी। तब भी उसे भीतर दिल के पास घुटन महसूस हो रही थी। कहीं ना कहीं उसके संस्कार, उसकी सोच फिसलन भरी डगर पर बढ़ते कदमों को फिसलने से रोक रहे थे। अब वैवाहिक जीवन की खंडित मर्यादा के भय से उसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा था। गृहस्थी की सुखी और शांत नींव का आधार नारी का मर्यादित आचरण माना जाता है। जरा सी ठेस लगते ही बेशकीमती हीरा फिर शोकेस में सजाने के काबिल नहीं रहता। गृहस्थी में नारी या पुरुष दोनों की जीवनचर्या सीमा रेखा के इर्द गिर्द घूमती है। जिम्मेदारियों की अनदेखी करके राह से भटकने पर सीमा रेखा पार करने वालों की जिंदगी में आने वाले भूचाल को फिर कोई नहीं रोक सकता। अतः जो कुछ करना है अभी करना है। पूरी रात सलोनी का मन उसे रह रहकर कचोटता रहा। सलोनी को अनमनी देखकर नीरज ने उससे परेशान होने का कारण जानना चाहा, तो वह फीकी सी हंसी हंसकर बात टाल गई और सोने का उपक्रम करने लगी। लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। जीवन के उतार चढ़ाव सोचने विचारने के लिए मजबूर सलोनी खुद से सवाल जवाब करने लगी। ये जिंदगी भी हमारे साथ कितना अन्याय करती है। हम हाड़ मांस के मानवीय पुतलों के साथ कैसे कैसे भावनात्मक अनोखे खेल खेलती है। काश कि कमल अब से 10 साल पहले मुझे मिला होता, तो आज नीरज के स्थान पर कमल मेरी जिंदगी में पति के रूप में होता। और अब तक जब वह नहीं मिला था तो मैं अपनी जिंदगी सुख से जी रही थी ना। फिर इस मोड़ पर अब मुझे कमल से क्यों मिलाया? गहरी सोच में गुम होने पर उसके भीतर से आवाजें आने लगी। सलोनी, तू कितनी खुदगर्ज है। अपने क्षणिक सुख के लिए तू कितनी सारी सुखी जिंदगियां दांव पर लगा रही है। माता पिता के नाम पर दाग लगाकर सलोनी, क्या तू सुख से रह सकेगी? कमल के साथ चले जाने के बाद यदि नीरज ने तुझे अवी और गुड्डी से मिलने का अधिकार नहीं दिया, तो क्या तू ममता का गला घोंटकर जी सकेगी? नौकरी पर चले जाने के बाद सासू माँ कितने प्यार दुलार से अवी और गुड्डी का पालन पोषण अपनी देख रेख में करती है। क्या तू उनकी अच्छाइयों को झुठला सकेगी? अब बस कर, यहीं रुक जा सलोनी। चल, आज रोक ले अपने बढ़ते हुए कदमों को। अपने सुखी शांत वैवाहिक जीवन को खुद अपने हाथों से तबाह मत कर। नीरज के बाहरी व्यक्तित्व और काम के बोझ तले दबे जिम्मेदार पिता के व्यवहार को नकारने के बजाय उसके साथ बिताए गए 10 सालों की अच्छाइयों को याद कर। अपने बच्चों का भविष्य सुखद बनाने के लिए ही तो तुम दोनों दिन रात दोहरी मेहनत करते हो। मानसिक तनाव दूर करने के लिए नीरज को अपनी पत्नी का साथ चाहिए, तो इसमें भला उसकी क्या गलती है? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कमल के बजाय नीरज की जिम्मेदारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से सामने रखकर देख, तब सारी तस्वीर तेरे सामने स्पष्ट होगी और तू सही निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होगी।
धीरे धीरे आंखों के सामने बीते समय के चित्र उभरने लगे। जब तू बुखार में बेसुध पड़ी थी, तब नीरज ने कैसे रात रात भर जागते रहकर तेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखकर तुझे सुकून पहुंचाया था। नीरज ने कितनी बार अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर तेरे ठीक हो जाने तक सारे घर के कामकाज कितनी सुगमता से संभाले हैं। देर हो जाने के कारण कितनी बार तेरे साथ मिलकर रसोई घर में बर्तन धुलवाए हैं। ठंडे दिमाग से एक तरफा निर्णय लेने वाले सोच विचार करने पर कमल के मोहपाश में फंसी सलोनी की आंखों के सामने अब नीरज की सकारात्मक तस्वीर स्पष्ट होने लगी थी। मन ही मन जीवन में आने वाले पलों का निर्णय लेकर आज उसका मन असीम शांति का अनुभव कर रहा था। सुबह सवेरे सुखद भोर का एहसास करते हुए सलोनी मीठी सी अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई। शीघ्रता से नहा धोकर उसने बच्चों और पति का मनपसंद नाश्ता तैयार किया। दोनों बच्चों को उठाकर लाड़ दुलार से दूध पिलाया। नन्हा अवी माँ के आंचल की गर्माहट पाकर जल्दी ही उनींदा हो गया। उसने उसे माजी के पास लेटाया और तत्पश्चात माजी और नीरज को नाश्ता देकर 2-4 सामान्य बातें करने के बाद वह ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस में पहुंचकर सलोनी कई दिनों से पेंडिंग पड़ा टंकित काम निपटाने लगी। समय के पाबंद कमल के केबिन में पहुंच जाने के बाद हाथों में फाइल थामे दम साधे वह उसके पीछे पीछे बॉस के केबिन में पहुंच गई। सलोनी को सामने खड़े देखकर कमल ने मुस्कुराते हुए उससे कल के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के विषय में पूछा। तुरंत ही फाइल खोलकर सलोनी ने करीने से रखा एक लिफाफा कमल के सामने रखते हुए बोली, कमल, ये मेरा इस्तीफा है, प्लीज इसे स्वीकार करो और मुझे यह नौकरी छोड़ने की इजाजत दो। सलोनी, क्या है ये सब? कमल ने हैरत से पूछा। अचानक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हुए हकबकाए कमल का मुंह खुला का खुला रह गया। ठंडे ठहरे हुए लफ्जों में सलोनी आगे बोली, क्या? कुछ नहीं कमल, ये मेरा इस्तीफा है। मैं इस नौकरी से रिजाइन कर रही हूं। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव इतना ही बुरा लग रहा था तो कल ही साफ इनकार कर देती। मैंने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं की थी। कमल के मन की नाराजगी जुबान से जाहिर होने लगी थी। अब कमल का मूड उखड़ने लगा था। इस तरह से नौकरी से रिजाइन करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? अपने घर की आर्थिक स्थिति तुम अच्छे से समझती हो। हाँ, अब तक तो नहीं समझी थी, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझने लगी हूं। और वैसे भी कमल, जिस मंजिल मुझे जाना ही नहीं और उसका पता पूछने से हासिल भी क्या होगा। अब ये पक्का तय है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हम लोग अब आगे साथ काम नहीं कर सकते। सलोनी का बदला रुख देखकर कमल पैतरा बदलते हुए बोला, यार सलोनी, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी पदोन्नति करके तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर बिठा सकता हूं। सलोनी, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और समझो कि मैं तुम्हें साथ में क्या ऑफर कर रहा हूं। यार, जिंदगी में इस तरह कोरी भावुकता से तरक्की नहीं मिला करती। यहाँ हम सभी को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए मेरी जान सलोनी, यदि सुखद भविष्य के लिए तरक्की करनी है तो कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। कमल, आता जाता मौसम एक उचित तापमान तक सुहाना लगता है। अति हर चीज की बुरी होती है। जैसे मीठी चाशनी में डूबी जलेबी भी एक समय के बाद जुबान का स्वाद खोने लगती है। इसीलिए अपने वैवाहिक संबंधों की सीमा से बाहर निकल जाने वाली तरक्की मुझे नहीं चाहिए, जिसकी आड़ में मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं। ऐसे लिजलिजे समझौते मुझे कदापि स्वीकार नहीं होंगे। कहते हुए सलोनी दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ कमल के केबिन से बाहर निकल आई और मेज से अपना बैग उठाकर सुरक्षित अपने सुखद नीड़ की ओर चल पड़ी।